कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे हमने? यहाँ तक हो गए थे ना, n मासेस तक हो गए थे। ये वाला क्वेश्चन किया था? ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया कि नहीं किया, ये बताओ। यस मैम। कितना आंसर आया था? 1/3 seconds। 1/3 सेकेंड किस किस का आंसर आया था? ये तो सिंपल था, ये तो हमने पहले भी किया हुआ था, है ना? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू अनइक्वल masses आर कनेक्टेड ऑन टू साइड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग passes over a light and smooth pulley as shown in the figure। तो फिगर इसका कैसा था? हम बना लेते हैं इसका फिगर ऐसे। ये पुली है, ये स्ट्रिंग है मासलेस, और इस पे दो बॉक्स को हैंग किया हुआ है, ठीक है? दैट इज 1 kg and that is 2 kg. The system is released from the rest and the larger mass is stopped 1 second after the system is set into the motion. The time elapsed before the string is tight again. इसका मतलब क्या है कि एक बार आपने मास को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद, लार्जर मास को छोड़ने के बाद 1 सेकेंड के बाद उसको वापस से मोशन में कर लिया, तो इसके बीच का टाइम कितना था? टाइम इलेप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। टाइट अगेन का मतलब वापस से उसमें टेंशन आ गई। जब आपने उसको रेस्ट स्टेट में ले लिया, इट मींस टेंशन जीरो हो गई, लेकिन जब वापस से टेंशन आ गई तब कितना बनेगा? तब टाइम कितना होगा? इस प्रोसेस के बीच का टाइम कितना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुली में टेंशन कैसे दिखाते हैं? हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, टेंशन निकाल लो पहले टोटल। टेंशन इज इक्वल टू दिस, टोटल वेट कितना है यहाँ पर? टेंशन इज इक्वल टू एम जी, है ना? इधर भी दिस टेंशन इज इक्वल टू एम जी। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? 2 mg माइनस एम जी। सो आई कैन राइट, सॉरी 2 g, m तो 1 kg है ही, सो दिस इज g and this is 2g. So tension is equal to 2g minus g is equal to g and that is 10. So tension is equal to 10 Newton here. और यहाँ से velocity of both, 1 सेकेंड के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पूछा है, तो v नॉट क्या होता है? v इज इक्वल टू at होता है, ठीक है? यहां से आप a कितना है, a कितना हो जाएगा यहाँ पर? a इज इक्वल टू f बाई m होता है ना? सो f इज इक्वल टू नथिंग बट दिस टेंशन। सो टेंशन इज इक्वल टू 10 एंड m, टोटल m कितना हो गया? दैट इज 3। 1 + 2 is 3m, ठीक है? सो a इज इक्वल टू 10 by 3 into t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो v नॉट इज नथिंग बट दैट इज 10 by 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है? Now at the moment velocity of 2 kg block becomes 0. इस मोमेंट पर velocity of 2 kg block is becomes 0 because this system is there is a tension जो है वो 0 हो गई है, ठीक है? So now at this moment velocity of 2 kg block is 0 एंड 1 kg, 2 kg ब्लॉक 0 हो गया, इसको मैंने रेस्ट पे रख दिया, और 1 kg ब्लॉक क्या होगा? अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? दैट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। अब इस सिचुएशन में ये स्ट्रिंग वापस से टाइट हो गई है। अब इसकी टेंशन निकाल लेते हैं। कितने बच्चे जो ज्वाइन नहीं किए हैं? सबने ज्वाइन कर लिया, ठीक है? सो नाउ अब हमें क्या निकालना है? व्हेन string becomes tight again
when displacement of 1 kg block is displacement of 2 kg block. मतलब जब इस स्ट्रिंग में वापस से टेंशन आ गई तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इक्वल हो जाएगी. और जब मैंने टेंशन को 0 कर दिया तो 2 kg ओनली इट विल बी एट रेस्ट बिकॉज इट इज हैवियर. तो ये जो हैवियर बॉडी होगी वो जल्दी नीचे आएगी. ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है, तो अगर वो डाउनवर्ड आएगा तो 1 kg हल्का है तो वो ऊपर उठेगा. ठीक है, जब 2 kg रेस्ट स्टेट में आने लगेगा तो 1 kg एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. ठीक है, तो ये 2 kg की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड और 1 kg की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, दैट विल बी इक्वल व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट. अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ठीक है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. और u यहाँ पर क्या है जो हमने निकाली है, v नॉट t, और a क्या है यहाँ पर माइनस g, क्योंकि 2 kg ब्लॉक क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी 1 kg ब्लॉक क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू माइनस g एंड दैट इज माइनस g t स्क्वायर. ठीक है, ये आपको टाइम निकालना है कि किस टाइम पर दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है. अब यहाँ पर t क्या था, t इज इक्वल टू, अब s तो क्या है 0. ठीक है, v नॉट t, this is going to 0 and this is equal to half gt square. So t is equal to v naught by g and v naught is 10 by 3 divided by 10. So 10 से 10 cancel, this is 1 by 3 second. ठीक है, फिर से बता देती हूँ ये क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार. क्वेश्चन क्या कह रहा है, two unequal masses are connected on two sides of a light string passing over a light and smooth pulley. पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है as shown in the figure. The system is released from the rest. ठीक है, सिस्टम अब क्या है, रेस्ट से रिलीज कर दिया है और अब वो एक पर्टिकुलर उस पे ग्रेविटी और फ्रिक्शन, ग्रेविटी और टेंशन अप्लाई हो रहा है. ठीक है, the larger mass is stopped 1 second after the system is set into the motion. अब जो पहले क्या किया, लार्जर मास मतलब जो 2 kg का ब्लॉक है उसको स्टॉप कर दिया 1 सेकंड के बाद. 1 सेकंड के बाद ही उसको स्टॉप कर दिया, मतलब उसको वापस से रेस्ट में ले आए, उसको मोशन में रिलीज करने के बाद. ठीक है, टाइम इलेप्स्ड बिटवीन द बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन. जब उस 2 kg ब्लॉक को रेस्ट में किया तो टेंशन क्या हो गई, 0 हो गई. ठीक है, क्योंकि टेंशन तो जब होगी तो वो हैंग कर रहा होगा, लेकिन ये अभी हैंग नहीं कर रहा, तो वहां पर टेंशन 0 है. तो हमें वो टाइम निकालना है जब टेंशन दोबारा से स्ट्रिंग में आ जाए, मतलब वो दोबारा से मोशन में आ जाए. कहने का मतलब ये है. तो आप देखो जब 2 kg ब्लॉक, अगर मैं इसको मोशन रेस्ट स्टेट से रिलीज कर रही हूँ तो 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, और 1 kg ब्लॉक हल्का है तो वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस सिस्टम की टेंशन निकालनी. टेंशन दोनों तरफ सेम है. सो T इज इक्वल टू 2g माइनस g, दैट इज g, एंड g इज इक्वल टू 10 न्यूटन. अब आप वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट स्टेट. और वहां से आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकाल लो. v नॉट इज इक्वल टू a इंटू टी, एंड v नॉट इज इक्वल टू a क्या था यहाँ से, a इज इक्वल टू f बाई m, a इज इक्वल टू 10 by 3 इंटू t गिवन है आपको 1 सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक when released from the rest state is 10 by 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये दोनों ब्लॉक्स की आ गई है. Now it is saying that since the string become tight again, अब स्ट्रिंग वापस से टाइट हो गई है, तो अब क्या होगा कि जितना ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा 2 kg का, उतना ही 1 kg का ऊपर आएगा. तो वो किस टाइम पर आएगा ये मुझे बताना है. तो इनकी मैं क्या करूंगी, डिस्प्लेसमेंट को इक्वल रख दूंगी, दैट इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. अब रेस्ट स्टेट से मैंने शुरू किया, इट मींस इसकी u क्या हो गई, 0 हो गई. सो दिस इज हाफ a t square. Displacement is equal to minus gt square. A is equal to minus g because this 1 kg block is moving in the upward direction. ठीक है, और ये हमें पता है कि v क्या होता है, at होता है, और t यहाँ से क्या हो जाएगा, v नॉट बाई g. t कैन बी रिटन एज v नॉट बाई g, और v नॉट हमने निकाल ली थी 10 by 3, और g कितना होता है
तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, द टाइम इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड. इट इज सेइंग दैट after 1/3 second both the blocks will be having the same displacement after releasing from the rest state and when there is a tension in the string. ठीक है, तो जब टेंशन होगी उसमें तब इस t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड पे दोनों में ये एक्सलरेशन होगा और दोनों में टेंशन होगी, उस स्ट्रिंग में टेंशन होगी. क्लियर है क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं बच्चों? यस मैम क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, एक ब्लॉक गिवन है ऐसे, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. ये एक ब्लॉक है गिवन, उसका एंगल है फाई. Now it is saying that the upper half of an inclined plane with the inclination phi is perfectly smooth. मतलब ये हाफ पार्ट है, ये परफेक्टली स्मूथ है. स्मूथ का मतलब क्या है? फ्रिक्शन इज जीरो. इट मींस म्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर द अपर हाफ, while the lower half is rough. और लोअर हाफ क्या है? रफ है. इट मींस यहाँ पर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. करेक्ट. सो अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, एक टॉप पे बॉडी रखी हुई है, रेस्ट से शुरू कर रही है. इट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. ये u है और ये म्यू है. ध्यान रखना, एक को मैंने ऐसे लिखा है और एक को मैंने ऐसे लिखा है. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. एट द टॉप will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half is. अब मुझे लोअर हाफ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है जहां पर मेरी ये बॉडी क्या है? रेस्ट स्टेट में आ जाए. मतलब ये स्लाइड करके रेस्ट स्टेट में, मतलब ये ग्राउंड पे आ जाए, तो उस टाइम पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द लोअर हाफ क्या होगा, ये आपको निकालना है. तो इसकी अप्रोच बताओ पहले मुझे. व्हाट विल बी इट्स अप्रोच? आपने कैसे, ये क्वेश्चन आप ग्रुप में डिस्कस तो कर रहे थे, बट ये किसी ने आंसर भी बताया बट किसी ने जस्टिफाई नहीं किया इसको. क्या कर सकते हैं बताओ? अब मैं बताती हूँ इसकी अप्रोच. आप इसे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी, देखना. पहले आप सिर्फ कितना पार्ट ले लो? फर्स्ट हाफ ले लो. फोर फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ के लिए एक्सेलरेशन क्या है? फर्स्ट हाफ के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताओ, जल्दी बताओ. नहीं पता क्या होगा फर्स्ट हाफ के लिए? एक्सेलरेशन होता है क्या? ये ब्लॉक है, इधर जी है, ठीक है, इधर कितना हो गया? जी साइन, इधर हो गया जी कॉस. तो एक्सेलरेशन कौन सा कर रहा है? साइन कंपोनेंट कर रहा है. तो फॉर फर्स्ट हाफ साइन कंपोनेंट इज जी साइन फाई. जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल वहां होगा. ठीक है. एंड अब मुझे निकालनी है, अब ये मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपको एक छोटी सी हिंट दे दी है, वहां से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हो. आपको हिंट ये दे दी कि ब्लॉक मेरा क्या था? रेस्ट स्टेट में था. इट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी. तो इसका कहने का मतलब ये, अब ये क्वेश्चन मुझे आगे वेलोसिटी के टर्म में प्रोसीड करना है. ठीक है. अब वेलोसिटी निकालते हैं. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पूछा तो यही है ना भाई, ये फर्स्ट हाफ कैसे कवर किया, सेकेंड हाफ कैसे कवर किया. सो मैं यहाँ से ये इक्वेशन लगा दूं, u v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. और बोला है u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g साइन फाई. तो यहाँ से आप v स्क्वायर निकालो. v स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया. 2 इंटू a इज इक्वल टू g साइन फाई और लेंथ क्या है? दैट इज l. ठीक है. फर्स्ट हाफ के लिए मेरी वेलोसिटी ये आ गई. अब आप सेकेंड हाफ के लिए निकालो क्या आएगी. मैंने आपको आधा क्वेश्चन कर दिया, अब आप सेकेंड हाफ के लिए सेम चीज अप्लाई करो, सेम, और बताओ मुझे क्या आएगा. मैम जो आपने कंपोनेंट्स बनाए हैं फर्स्ट बॉक्स के, तो वो आपने एक्सेलरेशन के लिए बनाए हैं, तो आपने जी लिया है. हाँ हाँ हाँ, मैम एमजी नहीं आएगा? एक्सेलरेशन के बनाए हैं क्या? मैम एमजी नहीं आएगा? अरे mg देखो ऐसे है ना, हम फोर्स को इक्वल करेंगे, तो फोर्स क्या है? ma. ठीक है. फोर्स क्या होगा? इस तरफ ma होगा
और एक्सलरेशन क्या होता है, सॉरी ये वेट क्या हो जाएगा, mg sin फाई। तो m से m कैंसिल हो गया, तो a यहाँ से आ गया g sin फाई। आपने फोर्सेस को इक्वल किया ना पहले, और m से m ओके कैंसिल हो मैम, जाएगा। यस ठीक मैम, है, आ गई। अब सेकेंड हाफ की क्या इक्वेशन बने कि सेकेंड हाफ में बोल रहे कि फ्रिक्शन है, पहले फर्स्ट हाफ में फ्रिक्शन नहीं था। तो फ्रिक्शन जब होता है तो हम एक्सलरेशन कैसे लिखते हैं, बताओ। अगर एक्सलरेशन डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन होगा अपवर्ड, फ्रिक्शन अपवर्ड होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, एन क्या हो जाएगा, एम जी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है, एम जी। एम जी का एन को कौन सा कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एम जी का। एन अगर अपवर्ड है तो इस तरफ कॉस है ना, कॉस कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस फाइव। So friction is mg cos phi and this acceleration is ma, और ma is equal to mg sin theta, so a is equal to g sin phi। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सिमिलरली जो मैंने पहले फर्स्ट हाफ में लिखा मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, g sin phi माइनस g म्यू k cos phi, लिख सकती हूँ ना। यहाँ तक तो आपको पता ही है, ये फर्स्ट हाफ के लिए था। अब ये वाला कंपोनेंट आ गया फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू एन, और काइनेटिक मतलब ये मोशन में है, सो एफ इज इक्वल टू म्यू के, दिस म्यू विल बी के, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ, एन का कंपोनेंट ये है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एम जी कॉस फाई, एक्सलरेशन डाउनवर्ड है, दैट इज आई कैन राइट एम ए, और अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के एम जी। ठीक है, कॉस फाइव, क्योंकि एफ इज इक्वल टू म्यू के एन, और एन को एम जी कॉस फाइव कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मैंने एक्स और वाई दोनों का लिख दिया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में एम ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंड एम ए इज इक्वल टू जी साइन फाइव माइनस जी म्यू के कॉस फाइव। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज क्लियर है कि नहीं है, नहीं है तो पूछ लो। मैम बता दो एक बार। फिर से बता दूं, ठीक है बताती हूँ, इधर बता रही हूँ। ये एक सिस्टम है, दिस एंगल इज फाई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहाँ पर एक ब्लॉक है रेस्ट में, ये वाला सरफेस है स्मूथ है, मींस म्यू इज इक्वल टू जीरो। इधर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस इज गिवन एज ए रफ सरफेस, इट मींस देयर विल बी फ्रिक्शन। तो हाफ के लिए करो आप, मतलब जब स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस के लिए आप एक्सलरेशन निकालो। एक्सलरेशन कैसे निकालते हैं, एम ए इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसके अगर आप कंपोनेंट्स बनाते हो एम जी कॉस फाइव एंड एम जी साइन फाइव, ये होता है ना, इतना तो आपको पता है। अब एक्सलरेशन को कौन सा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक्सलरेशन फोर्स को कर लो, चलो अब डाउनवर्ड दैट इज एम ए, एंड एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन फाइव। मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि पीछे की तरफ उसको कोई भी फोर्स क्या है, बैलेंस नहीं कर रहा है, वो डाउनवर्ड ही फोर्स लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू जी साइन फाइव। यहाँ तक चीज क्लियर है, ये कैसे आया, यस मैम, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आप वेलोसिटी निकालो, v square is equal to u square plus 2as. U was given 0 because it is said that in the question that block was at rest initially. So u is equal to 0, so v square is equal to 2 into g sin phi. और ये वाला तो आ गया था, सेकंड आ इक्वेशन गया का ना, पूछ रही थी। ठीक है, तो बस ये वाली चीज आ गई। अब सेकंड के लिए देखो, मैं इसके लिए दोबारा से बता रही हूँ। अब फ्रिक्शन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एम ए, और एम जी साइन फाइव भी लग रहा है इधर, है ना, एम जी साइन फाइव लग रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एन, और इधर लग रहा है एम जी कोस फाइव। ठीक है, तो आप हॉरिजेंटल इक्वेशन लिखो। हॉरिजेंटल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, दैट एम जी
sin phi minus f is equal to ma. फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, दैट mg sin phi minus f is equal to ma, और ये f क्या है, दैट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज mu k n एंड f is equal to mu k n क्या है, n को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है mg cos phi, तो इसको आप लिख दो mg cos phi. अब f की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, mg sin phi माइनस म्यू के एम जी कॉस फाई इज इक्वल टू एम ए. एम तो सब में कॉमन है तो कट जाएगा, है ना, एम सब में कट जाएगा. तो अब क्या इक्वेशन बची, जी साइन फाई माइनस म्यू के जी कॉस फाई इज इक्वल टू ए. अब समझ में आ गया? अरे अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना. अब एक्सलरेशन निकल गया यहाँ पे भी. अब सेकेंड हाफ के लिए भी आप ये इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सेकेंड हाफ के लिए भी ये इक्वेशन लगाओ. एक्सलरेशन निकल गया, अब आप सेकेंड हाफ के लिए ये इक्वेशन लगाओ. जो आपका एक्सलरेशन यहाँ पर आया वो आपको यहाँ पुट करना है. और यहाँ पर अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी. देखो जो ब्लॉक चल के आया ऊपर था, जब वो स्मूथ सरफेस पे था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी ये आ गई. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, दैट वाज u वाज 0 एंड v इज दिस. अब सेकंड हाफ के लिए जब ये रफ सरफेस में एंटर करेगा, तो जो इस ब्लॉक की पहले जो फाइनल वेलोसिटी थी, अब वो रफ सरफेस में इनिशियल हो जाएगी, है ना. रफ सरफेस में आके ऊपर वाले जब यहाँ तक थी, यहाँ पर थी उसकी वेलोसिटी v. अब जब इस वाले फेज में एंटर करेगा तो ये v है, वो इस सरफेस के लिए u बन जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी. और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी मतलब जब ये रेस्ट स्टेट में आ जाएगा, जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा, तो इस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0. तो आप इस इक्वेशन में v पुट करो 0 और u पुट करो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आई थी, और a की वैल्यू ये पुट करो, ये इक्वेशन s इज इक्वल टू l एंड देन फाइंड द म्यू की वैल्यू. पिक्चर क्लियर है कि नहीं है, कैसे चलना है आगे? Yes, ma'am. वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम है? वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम है कि मैम ये फाइनल इनिशियल कैसे हुई? No, ma'am. आपको प्रॉब्लम है तो पूछ. क्लियर है ना? तो जल्दी आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ. इक्वेशन नंबर 1 लिखो, इक्वेशन नंबर 2 लिखो. मैम आंसर क्या आ रहा है? आप बताइए पहले. बताइए बताइए. हम 2 tan थीटा. यस, सही तो है, बट Okay, ma'am. आंसर तो देखो आ जाएगा. बट मुझे ये बता दो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया. समझ में Yes, आने में ma'am, आ किसी को गया प्रॉब्लम है समझ. तो पूछ लो. आ गया ना? सब बच्चों को आ गया? हाथ उठाओ किस किस को समझ में आ गया. Only 3 people. 4, 5. ओके ओके, ठीक है. नहीं आए किसी को तो फिर पूछ लेना भाई, ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन है. A body of mass m resting on a smooth horizontal plane starts moving under a constant force F during its rectilinear motion. अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है that is m, ठीक है, resting on a smooth horizontal surface, smooth है it means mu is equal to 0, starting moving under a constant force F.
During its rectilinear motion, the angle theta between the direction of force and horizontal plane varies as theta is equal to kx. It means motion जो फोर्स लगा हुआ है वो एक एंगल पे है कि अगर a इस डायरेक्शन में है तो f मेरा इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा है और ये थीटा क्या दिया हुआ है kx है, वेरिएबल है, x है ना यहाँ पे, so this is variable where k is a constant and x is the distance traveled by the body from the initial position. What is the velocity of the body? अब यहां से आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इस बॉडी की, कैसे करेंगे? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेरा चल रहा है, फोर्स लग रहा है, दैट इज एम ए, ठीक है। अब इसके भी कंपोनेंट्स बन जाएंगे क्योंकि ये थीटा पे है, ये वेक्टर पोजीशन थीटा पे है, तो इसको अगर मैं लिखती हूँ, so this is f sin theta and this is f cos theta. So x डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है इसका? cos कंपोनेंट है, so I can write it स्टूडेंट्स as, का ज्वाइन नहीं हो रहा भाई कौन है ये? दिशा यादव, एक मिनट, कोई तो नहीं दिखा रहा मुझे। गुनिका, गुनिका की क्लास नहीं लग रही क्या? बार बार लॉग आउट हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटा? मैम नेटवर्क इश्यू हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, बता दिया करो मुझे, मुझे पता नहीं चलता किसका लॉग आउट हो रहा है किसका लॉग इन, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर f cos थीटा इज इक्वल टू एम ए इतना लिख सकती हूँ और थीटा क्या गिवन है? kx. सो राइट इट f cos kx इज इक्वल टू एम ए और a यहाँ से क्या हो जाएगा? f cos kx डिवाइड बाई m. आपके पास एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इतना तो आपको पता होगा, एक्सलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकलती है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन करो और v की वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे बताओ। a इज इक्वल टू dv बाई dt, बट यहाँ पर a तो x की टर्म में भी है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? dv बाई dx इंटू dx बाई dt। चेन रूल पता है ना, जब दो फंक्शन एक साथ होता है हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। सो dv बाई dt कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पर x भी है और x वेरिएबल है इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, dv बाई dx इंटू dx बाई dt। अब dx बाई dt तो मेरा खुद ही v होता है, ठीक है। सो a कैन बी रिटन एज v इंटू dv बाई dx। अब v मुझे निकालना है, v मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? आई कैन राइट, एक्सलरेशन मेरा ये था, v dot dv by dx can be written as f cos kx divide by m. ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? अरे बोलो, अगर नहीं पता ये चीज तो मुझे बता दो, मैं शुरू से समझाती हूँ फिर। मैम ये तो पता है। पता है ना, ठीक है, तो फिर हो गया क्वेश्चन यहाँ से। v dv एक तरफ कर लो, सेम सेम कंपोनेंट्स। हाँ जी बोलो बोलो, कौन बोला था मैम? अरे कौन बोला था? अब v dv और dx का एक साथ कर दिया मैंने, वेलोसिटी के कंपोनेंट एक साथ कर लिए। अब इसको करो तुम इंटीग्रेट, v dv को क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है ना। तो यहाँ पर अगर v की पावर 1 है तो क्या कंपोनेंट हो जाए, सॉरी क्या फैक्टर आएगा? n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, सो v रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया v स्क्वायर बाई 2
और m कांस्टेंट है, m को आप बाहर ले लीजिए, f भी कांस्टेंट है, f को भी बाहर ले लीजिए, वेरिएबल क्या है cos kx dx, और इसका इंटीग्रेशन करोगे, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। sin, so this is f by m sin kx, और x के साथ k एक कांस्टेंट है तो वो डिवीजन में आ जाएगा kx एंड v स्क्वायर बाई 2, ये आपका आया। अब आपको पूछा था वेलोसिटी, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2f sin kx डिवाइड बाई km, ये आ गया। और अगर आपको अब v निकालना है तो v को हम कैसे कर सकते हैं, अंडर दी, ये क्वेश्चन था। ट्राई किया था कि नहीं किया था आप लोगों ने, या देख के ही छोड़ दिया था, सच्ची बताना। मैम ट्राई बोलो। किया था, सेम आंसर आ रहा है। मैम यही आया था आया था इसमें। तो बोले क्यों नहीं कि मैम हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं था कि सही है कि मैम गलत। सारे नहीं हुए ना इसलिए। अरे तो मैं एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये तो हो जाना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले बहुत कर चुके हैं। कितना आंसर आया था इसका, जिसने कर लिया वो बताइए। जल्दी बताओ। अरे बोलो भाई, सेम केस के लिए एक्सलरेशन पूछा है तो सेम केस के लिए एक्सलरेशन नहीं निकाल सकते, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी, ये फॉर्मूला नहीं आया था यहाँ से। आप m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और निकालो एक्सलरेशन, एक्सलरेशन यही आएगा। कल भी हमने कितने केसेस करे, सो a इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m2 कितना गिवन है 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 इंटू जी, दैट इज 5 बाई 15 इंटू जी, तो ये आ गया g बाई 3। सिंपल है, क्या एक्सीलरेशन आया, g बाई 3। कैसे आया पता है कि नहीं है, यस मैम। m1 का इसमें फ्री भी- बॉडी डायग्राम बना लो, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, m1 पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है t, ठीक है। अब ये मास हैवी है तो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें एक्सलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड वेट लग रहा है m1 g, और इस पे टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड, ये कितना हो जाएगा m2 g। इनकी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओगे a की वैल्यू ये आ जाएगी और m2 m1 आपको गिवन है, वैल्यू पुट करो, फाइंड आंसर, सिंपल, इजी था ना ये। अब ये वाला क्वेश्चन किस किस बच्चे ने ट्राई किया था और किसने नहीं किया, मुझे बताइए, जल्दी बोलो, ट्राई किया था कि नहीं किया। देखो इसके बाद मैं फ्रिक्शन को हाथ नहीं लगाऊंगी, ये लास्ट क्लास ले रही हूँ मैं फ्रिक्शन की। और ये लास्ट क्वेश्चन है। अरे बोल तो भाई, किया था कि नहीं किया था ट्राई, क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या अप्रोच लगाई थी, आई वांट टू नो। मैम उस क्वेश्चन के बाद नहीं किए। अप्रोच जानना चाहती हूँ मैं, नहीं किया, ठीक है। चलो अभी इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ, क्या बनेगा m का, इस पे क्या क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, आई वांट टू नो। देखो पहले मैंने कल एक केस बताया था, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक केस, सॉरी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो जो मैंने केस लिया था कि ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है और मास m, ये वाला छोटा ब्लॉक भी चल रहा है, बड़ा ब्लॉक भी चल रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक सूडो फोर्स लेते हैं, जो सूडो फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सूडो फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सेम केस बन रहा है वैसा ही। तो आप यहाँ पर सूडो फोर्स को भी क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो m का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया n, डाउनवर्ड कौन सा हो गया, mg cos थीटा
इधर हो गया जी mg, इधर हो गया mg sin थीटा। ठीक है, अब सूडो फोर्स का लगाएंगे। सूडो फोर्स लग रहा है मेरा इस डायरेक्शन में, सो सूडो फोर्स का ये कंपोनेंट हो जाएगा f cos बीटा एंड दिस इज बीटा और थीटा जो भी है, और इधर mg cos थीटा को एक और लग रहा है इसके साथ, सॉरी इसके साथ एक और लगेगा, दैट इज mg sin थीटा, f sin थीटा। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। mg cos थीटा प्लस f sin थीटा ये लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mg sin थीटा और f cos थीटा को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स किस तरह से आप लिख सकते हो वो देखिए। तो अगर मैं बोलूं F क्या है यहाँ पर, व्हाट इज F, सूडो फोर्स। मतलब रिएक्शन ऑफ दिस ब्लॉक ऑन दिस ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड F, दैट इज सूडो फोर्स। तो F को मैं क्या लिख सकती हूँ, P एक्सलरेशन है, ठीक है, PM मतलब MA डिवाइड बाई M प्लस M, टोटल ऐसे लिख सकती हूँ ना, MA मतलब F डिवाइड बाई M प्लस M। ये एक्सलरेशन था इस डायरेक्शन में, तो ये जो सूडो फोर्स का एक्सलरेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और F डिवाइड बाई M प्लस M इज नथिंग बट दैट इज एक्सलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इंक्लूडिंग द सूडो फोर्स। उन दोनों का एक्सलरेशन आ गया, और जो ये F है ये मैं क्या लिख रही हूँ, P इंटू M। P क्या था, एक्सलरेशन, और M क्या है, मास ऑफ दिस स्मॉलर ब्लॉक। ठीक है, एंड डिवाइड बाई, अब इन दोनों का भी हम काउंटर लेंगे, m प्लस m, इन दोनों की क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है वो भी लेंगे, तो ये टोटल f आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन m इज स्टेशनरी, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में दैट m इज स्टेशनरी, स्मॉल ब्लॉक इज स्टेशनरी हियर। तो अगर स्टेशनरी है तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा, तो ये स्टेशनरी सिचुएशन में तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन बन गई। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम फोर्स लगेगा। सो अपवर्ड कौन सा कंपोनेंट है, f cos बीटा, और डाउनवर्ड कौन सा है, mg sin थीटा। थीटा या बीटा, ये एंगल बीटा था बट मैंने थीटा लिख दिया। ठीक है, ये सेम चीज है इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम है तो ये सिचुएशन हो जाएगी। नाउ अब ये f को मैंने यहाँ से काउंट कर चुकी हूँ, दैट इज कैपिटल P डिवाइड इनटू m डिवाइड बाय m प्लस m cos बीटा इज इक्वल टू mg sin बीटा। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, ये P निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P। तो ये कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू m इंटू m डिवाइड बाई tan बीटा। ये cos जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, sin बीटा डिवाइड बाई cos बीटा, दैट इज tan बीटा, एंड दिस mg इंटू m प्लस m। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये m से m कैंसिल आउट हो गया, ये m प्लस m इधर जाके ऐड हो गया। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स P। समझ में आया, नहीं आया, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। Question was saying that two blocks are moving on a smooth horizontal surface। दोनों ब्लॉक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कोई फ्रिक्शन नहीं है ग्राउंड के साथ, such that mass m that smaller block remains stationary with respect to block of mass capital M। जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसके रिस्पेक्ट में छोटा वाला ब्लॉक क्या है, रेस्ट स्टेट में है। ठीक है, ये खुद चल रहा है, और इसके जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था मैंने, तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसकी ले रहे हैं, बिगर ब्लॉक की, दैट इज हैविंग कैपिटल मास m, उसके हिसाब से ले रहे हैं। तो अब कोई बंदा अगर खुद ही नहीं रुका हुआ तो दूसरे का मोशन क्या ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अगर कोई रेस्ट स्टेट में, वो ही बता सकता है ना चल रही है बॉडी की नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो कैपिटल मास m है, ये ब्लॉक है, ये खुद भी मोशन में है, और इसके रिस्पेक्ट में जो स्मॉलर ब्लॉक है वो रेस्ट स्टेट में है। तो ये नॉन इनर्शियल कंडीशन बन रही है। नॉन इनर्शियल कंडीशन को इनर्शियल में चेंज करने के लिए हम एक सूडो फोर्स लेते हैं, दैट इज ये स्मॉल f, और वी कैन से दैट इट इज फ्रिक्शन और समथिंग। ठीक है, सूडो फोर्स ही कह लो, फिक्टिशियस फोर्स होता है ये। अब सूडो फोर्स को निकालने के लिए क्या, ये फोर्स है तो इसको फोर्स के इक्वल कर सकते हैं, और ये P इस बिगर ब्लॉक पे लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P, ये बिगर ब्लॉक पे लगाया हुआ है, तो दिस P
is applying on this block also. P is applying on this block and this block. तो इसका अगर मैं रिजल्टेंट लेती हूँ तो this P into M डिवाइड बाई इन दोनों का M plus M. ठीक है. So that is the component of this pseudo force. Pseudo force की बात यहाँ पे खत्म हो गई. अब बोल रहे that this smaller block is at stationary state. अगर स्टेशनरी है तो मतलब ये मोशन में नहीं है, और मोशन में नहीं है इट मींस अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फोर्स सेम है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में. तो इसके मैंने कंपोनेंट बनाए थे सूडो फोर्स के. सो इट वाज इन दिस डायरेक्शन इट वाज एफ cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या था एफ sin थीटा, जो mg cos थीटा के साथ ओवरलैप कर रहा था. ठीक है. It means in horizontal direction both the forces are equal, means f cos beta is equal to mg sin beta. ठीक है. अब यहाँ पर इस f की वैल्यू पुट कर दो और cos बीटा और इसको इक्वल रख दो, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर आपको पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना था. सो दिस विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 10 बीटा. cos बीटा जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 10 बीटा. सो इट्स आंसर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू m प्लस m इंटू 10 बीटा. समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम आ गया. पक्का? पक्का ना? ठीक है. अगर ये क्वेश्चंस दोबारा से देखना, खुद से भी सॉल्व करना, फिर नहीं आता तो फिर पूछ लेना. ठीक है, मैं फिर बता दूंगी. बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन तो आपको आने ही आने चाहिए. ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आपको इस चैप्टर का अच्छे से ओवरव्यू करा देंगे. और आपने ये केसेस देखे कि नहीं देखे? इन केसेस को सॉल्व किया था खुद से? अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े ना? मत पढ़ो बेटा, मत पढ़ो. हम पढ़े थे. अच्छा, पढ़े थे? सारे पढ़े थे? कोई बस 2-4 बच्चे पढ़े थे? यस मैम पढ़ा था. ठीक है. तो फ्रिक्शन ओवर होता है मेरी तरफ से. अगर आपको कोई दिक्कत आए कभी भी तो आप पूछ सकते हैं. अब मैं आपको शुरू कर रही हूँ जिस सर्कुलर. मैम एक क्वेश्चन पूछा था मैंने ग्रुप में. कौन सा क्वेश्चन भाई? मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है और बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं. मैम हमारा वाला ग्रुप. अभी पूछा है? अभी डाला है ये वाला? यस मैम. मैम ही समझ ही नहीं आया, एक बार करा दो. 1 मिनट रुको. मैम जब आप इसका पीडीएफ भेजते हो ना तो इसमें सॉल्यूशंस नहीं लिखे होते, सारे ब्लैंक पीडीएफ होती है. तो आपको सॉल्यूशन चाहिए साथ में? यस मैम. क्यों? आप मैम वीडियो अगर भूल जाए. वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप पहले खुद ट्राई करो. अगर खुद नहीं सॉल्व होते तो आप वीडियो में देखो, अपने नोट्स खुद बनाओ ना. मैं आपको सॉल्यूशन, चलो मैं इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी. ठीक है, जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं इनके हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा लेंगे. तो आयुष का क्वेश्चन है दैट. इनके तो कर लिए. क्या? इन वाले क्वेश्चंस के तो कर लिए मैम, बट जो समझ नहीं आता ना तो फिर उसके सॉल्यूशन देखना पड़ता है, तो इसलिए. ठीक ठीक है, ठीक है. सो इट इज सेइंग दैट. और जो आप मेरा बिटली लिंक पूछ रहे थे ना, वो शाहिद सर का आपके पास होगा? शाहिद सर का है ना आपके पास लिंक? तो शाहिद सर वाले में ही मेरा कंटिन्यू होगा. मेरा यस मैम डाटा वो ग्रुप में है. हाँ, तो आपको वहीं पे मेरी वीडियो, सारा मॉड्यूल वगैरह सब कुछ वहीं पे मिलेगा. वैसे वीडियोस तो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल रही होंगी, लेकिन अगर आपके पास वो है कि सब कुछ आपको एक ही जगह चाहिए तो उसी में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ओके. यस मैम. ओके मैम.
और कोई बात किसी को कुछ बोलनी है? So this is saying that a body of mass m is kept on a rough horizontal surface. Rough है, it means mu is not equal to 0. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not. Horizontal force pull कर रहा है तो मतलब इधर से खींच रहा है, ठीक है, but the body is not moving. The force by which horizontal surface on the surface of the body is F. ठीक है, the force by the horizontal force on the surface the body is F, where आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? और बॉडी चल नहीं रही है, ठीक है, बॉडी इज नॉट मूविंग. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ये बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. सो इधर क्या आ गया n, इधर क्या आ गया m g. अब देखो, और पीछे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, f. सो f इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज बॉडी नॉट मूविंग, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है. इट मींस म्यू एस आर और म्यू एस एन. म्यू एस एम जी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको म्यू एस एम जी लिख सकते हैं. अब इसको पुल कर रहे हैं, इस बॉडी को पुल कर रहे हैं, तो अगर ये हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो मैं इसके कंपोनेंट्स बना सकती हूँ क्या? इसके कंपोनेंट्स बन सकते हैं क्या? अगर मैं टोटल एफ लिखती हूँ, दैट कैन बी रिटन एज मैक्सिमम एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब ये लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसके आप बना लो कंपोनेंट्स. क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ से इसको खींचने की कोशिश कर रही हूँ एफ, तो ये क्या बन रहा है, एफ कॉस थीटा, और ये बन रहा है जी एफ साइन थीटा. एंड दिस एफ कॉस थीटा इज नथिंग बट, इसको इक्वेट कर रहा है, ये इस एफ को इक्वेट कर रहा है, ठीक है. तो इस एफ का क्या रिजल्टेंट क्या निकल सकते हैं, कि इसका कहने का मतलब ये कि एक बंदा मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है लेकिन बॉडी चल ही नहीं रही है, ठीक है. तो वहां पर आप क्या करोगे, तो एफ इज इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट निकालो, इसका कंपोनेंट प्लस ये जो इनके कंपोनेंट्स, इनका क्या कर देंगे, ऐड करके स्क्वायर. तो एफ कॉस थीटा क्या है, एफ दिस इज दैट इज फ्रिक्शन एंड दैट इज ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट एफ कैन बी रिटन एज म्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. म्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब आप देखो इसकी ये सिचुएशन बन रही है, दैट इज एफ साइन थीटा and that is f cos theta. f cos theta को इक्वेट कर रहा है फ्रिक्शन, f sin theta को इक्वेट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, that is n. तो अब मैं ये रिजल्टेंट निकालूंगी, तो n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेती हूँ ना, मैक्सिमम मुझे निकालना है. n इज नथिंग बट, ये क्या है, f इज म्यू n और प्लस n नॉर्मल रिएक्शन. तो ये क्या आ जाएगा जी, n इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया. सो दिस मैक्सिमम फोर्स F इज इक्वल टू n इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1 आ गया. अब मैक्सिमम फोर्स है, इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स आप तब लगा सकते हो जब फ्रिक्शन इस कंडीशन में 0 हो जाए, व्हेन फ्रिक्शन इज 0, ठीक है, तब आप मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो. तो जो ये वाली वैल्यू है, ये कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, जब फ्रिक्शन 0 है. ऐसा केस में करा चुकी हूँ आयुष, अगर आपको याद हो, ऐसा केस मैंने कराया था कि जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू एस एन दैट विल बी 0. एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो ये म्यू एस है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ही 0 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो ये क्या बचेगा, ओनली एम जी. यहाँ पर ओनली ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा एम जी, और मैक्सिमम फोर्स क्या लग सकता है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम मिनिमम फोर्स लगेगा mg और मैक्सिमम फोर्स लगेगा n इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1, और वी कैन से दैट इट इज mg म्यू स्क्वायर प्लस 1 एंड फ्रिक्शन इसके बीच में आएगा. अगर फ्रिक्शन की वैल्यू, एंड इट कैन बी इक्वल और ग्रेटर, f कैन बी, अगर f इस चीज से ज्यादा हो जाता है, इक्वल है तो रुका रहेगा, अगर ज्यादा होगा तो मेरा ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा विद दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है. और अगर चल पड़ा है तो अब वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, वो मैक्सिमम वैल्यू इसकी इतनी हो सकती है जो इट कैन बी, अब नाउ दिस फ्रिक्शन वैल्यू कैन बी इक्वल और लेस देन दिस,
मतलब ग्रेटर देन दिस तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये खुद ही एक मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर देखो मैंने मैक्सिमम का एक कॉम्पोनेंट निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो रिजल्टेंट निकला है ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का ही निकला है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू बाय विच ऑब्जेक्ट कैन बी पुल्ड, और दिस इज द मिनिमम वैल्यू बाय विच द ऑब्जेक्ट कैन बी पुल्ड। तो यहाँ पर ये mg कैसे आया, आप जब फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, और n क्या है इधर, mg है। तो मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है, और फ्रिक्शन की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है। समझ में आया आयुष? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ये मैं करा चुकी हूँ एक बार, आप लेक्चर्स देखना, ये क्वेश्चन मैं करा भी चुकी हूँ पहले। ओके मैम। ओके, तो हम पढ़े सर्कुलर मोशन। आपने लीनियर पढ़ा है? लीनियर पढ़ा है ना? लीनियर में कहाँ से शुरू होता है ये बताओ। सबसे पहले आप क्या लेते हैं जी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर में स्मॉलेस्ट क्वांटिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो सर्कुलर में क्या होगी? अब लीनियर में आप चल रहे हो ऐसे, सर्कुलर में आप चल रहे हो जी ऐसे एंगल में, ठीक है। ये एक ओरिजिन है O, और आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक आया तो इसने कुछ यहाँ पे कुछ थीटा, कोई एंगल से इसने डिस्टेंस चेंज करी है, ठीक है। तो जो आप इनका कोरिलेट करके देखो, लीनियर में अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तो सर्कुलर में क्या हो जाएगा, उस चीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा। नंबर 2 बात, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है, स्पीड या वेलोसिटी। ये क्या थी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, dx/dt। इसको हम डिनोट करते हैं v से। सर्कुलर में कैसे करेंगे, ओमेगा से। ओमेगा क्या हो जाएगा, d थीटा/dt। x की जगह थीटा हो गया, तो सर्कुलर में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। अब इसके बाद क्या आ जाना चाहिए, एक्सलरेशन, है ना। एक्सलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू dv/dt। अब इधर a को मैं क्या, एंगुलर एक्सलरेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा इज नथिंग बट d ओमेगा/dt। ये w नहीं है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ये थोड़ा ऐसे होता है, एंड ओमेगा हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सो अल्फा इज द एंगुलर एक्सलरेशन एंड दैट इज कॉल्ड d ओमेगा/dt। तो ये आप इनको कोरिलेट करके देख सकते हो। x is correlating to theta, x is in the linear and theta is the minimum quantity of the displacement in the circular motion। समझ में आई ये बात? इतना क्लियर है? यस मैम। अब लीनियर में स्पीड और वेलोसिटी ले रहे हैं, तो वेलोसिटी और स्पीड को मैं क्या लिख सकती हूँ, dx/dt। अब सर्कुलर में मैं ये एंगुलर वेलोसिटी में कैसे लिख सकती हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, अब ये dx/dt था तो x की जगह मैं यहाँ पे थीटा ले रही थी, सो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, एंड ओमेगा इज नथिंग बट d थीटा/dt, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब आती है एक्सलरेशन की बारी। एक्सलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा के बाद क्या लिखा है, d ओमेगा के बाद यहाँ पर d ओमेगा/dt है। ये लीनियर एक्सलरेशन हो गया, दिस इज लीनियर एक्सलरेशन। ये मैं एंगुलर एक्सलरेशन की बात कर रही हूँ। एंगुलर एक्सलरेशन को मैं अल्फा से डिनोट करती हूँ। ये dv/dt था, अब v को मैंने यहाँ पे ओमेगा से डिनोट किया था, तो मेरे लिए v अब यहाँ पे ओमेगा है, तो यहाँ पर मैंने इसको d ओमेगा/dt कर दिया। समझ में आई बात? ये तो इसका बेसिक है, यहाँ से बात शुरू होगी, ठीक है। अरे यस और नो, समझ में आ गया कि नहीं? ये वाली चीज नहीं आई तो पूछ लो। ओके, ठीक है। तो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, लेकिन आप इसको पढ़ते हैं, रेडियस वेक्टर क्या होता है एक्चुअली। जो ये सब चीजें आती हैं ये रेडियस वेक्टर से शुरू होती है। रेडियस वेक्टर होता है, आपने रेडियल वेक्टर तो पढ़ा होगा कि ओरिजिन से किसी भी पोजीशन पे, ओरिजिन से आप
एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट कर रहे हो, मतलब दिस इज O एंड दिस इज P। तो यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लोकेट कर रहे हो फ्रॉम द ओरिजिन, सो दैट इज इक्वल टू R। मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस होती है सेंटर और इसके बाउंड्री के बीच में, सरकमफेरेंस के बीच में, दैट इज R, है ना। सो इट्स और तो ये R अब यहाँ पर क्या कहलाएगा, रेडियस वेक्टर। सो इट्स डेफिनेशन इज द वेक्टर joining the center of the circle and the center of the particle, center of the particle performing circular motion. This is the definition of radius vector. The vector joining the center of the circle and center of the particle performing circular motion. Let this particle P is in the circular motion. तो सेंटर ऑफ द सर्कल और इस पार्टिकल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। ओके, अब ये पार्टिकल इधर चलेगा, जैसे मैंने बताया अब ये सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतनी कितनी डिस्टेंस कवर करी, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, ये हो गया थीटा। अब इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब ये गया जी इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्पेस में दिखाती हूँ तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। तो इस पॉइंट पर लेट दिस इज ए, दिस इज बी, और ये इस मोशन में है, तो और ये O से A तक है, ठीक है। अगर ये A पे था तो इसका एंगल था θ1। अब ये x एक्सिस से B पर गया है तो इसका एंगल है θ2, ठीक है। लेकिन इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है जी, θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1 एंड दैट कैन बी रिटन एज d थीटा, ठीक है। d थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ये समझ सकते हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर था तो एंगल था θ1, यहाँ पर आ गया पार्टिकल चल की तो एंगल हो गया θ2। तो इसने टोटल कितना एंगल कवर किया, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम निकालते थे कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सिमिलरली यहाँ पर फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा, फाइनल था θ2, इनिशियल है θ1, सो θ2 माइनस θ1 इज d थीटा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं, थीटा से। d थीटा से समझ में आ रही है ना बात। सो इट्स डेफिनेशन इज एंगल described by radius vector is called angular displacement. समझ में आ गई बात। यस मैम। ओके, सो ये जो d थीटा है ये बहुत छोटा भी हो सकता है। जब ये बहुत छोटा होगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डेल थीटा। ये वाली चीज पता है क्या होती है, जो मैं ये बना रही हूँ इसका मतलब होता है इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट, बहुत ही छोटी कोई भी चीज आप डिनोट कर रहे हो तो वो आप इस साइन से करते हो। तो इसका मतलब है कि थीटा मेरा यहाँ पर बहुत छोटा है और मैं इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, इनफाइनाइटिसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। This can be written as infinitesimal angular displacement, ठीक है। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है, जैसे हम लीनियर में पढ़ रहे थे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, उसकी क्या थी, मीटर थी, मीटर या सेंटीमीटर ले रहे थे। अब सिमिलरली यहाँ पर एंगल की बनेगी तो इसकी SI यूनिट होती है जी रेडियन, ये होती है रेडियन। और इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशन क्या होनी चाहिए इसकी, बोलो।
अरे बच्चों इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? कुछ भी नहीं होगी, जीरो। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इट विल बी डायमेंशनलेस। क्लियर? रेडियन पता है क्या होता है? यस मैम। डू यू नो व्हाट इज रेडियन? क्या होता है बताना। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल्स टू मैम पाई 180। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रेडियन में बता देती हूँ एक्चुअली होता क्या है। आप स्मॉलेस्ट पार्ट ले लो इस सर्कल का, ये आर है, ठीक है। अब छोटे से छोटा एंगल ले लो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगल, और ये आर है। तो हम मानते हैं कि जो ये वाला सेक्शन अब बन गया ना पूरा, ये वाला जो सेक्शन बन गया है, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन। अब जो ये वाली लेंथ है इसको भी आर ही मानते हैं, दिस इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू आर। सो दिस इज a small part of the smallest part of the circle and this is known as the 1 radian। अब ये कितने चक्कर काट सकती है पूरे? कितने चक्कर ये रेडियन, एक रेडियन कितना काट सकती है? 360। एक रिवॉल्यूशन कितना चक्कर काट सकती है? 360 डिग्री, ठीक है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू, एंड 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं। पाई इज इक्वल टू 180। सो 1 रेडियन कैन बी रिटन एज 360 बाय 2 पाई। मतलब 2 पाई आर इसकी सर्कमफेरेंस होती है ना। सो 2 पाई रेडियन कैन बी रिटन एज 360 डिग्री and 1 radian can be written as 360 divided by 2 pi डिग्री। ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर हम Yes, ma'am. यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ऐसे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है ना, जैसे ये चल रहा है इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज होगा मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, 90 से 0 पे आ जाएगा। अगर वापस आ रहा है तो जा रहा है, तो 0 से 90, फिर 90 से 270, 270 से कितना 360, इंक्रीज हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, डिक्रीज हो रहा है क्लॉकवाइज में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नेगेटिव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं लिख देती हूँ। पता चला कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है? अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. एक ही बच्चा बोल रहा है। And in anti-clockwise direction, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, वेलोसिटी नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। जिसको नहीं आया फिर बता देती हूँ। आप ऐसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका जो थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है, लेट दिस थीटा। तो ये अगर मैं क्वाड्रेंट में बना रही हूँ, सो दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180 एंड दिस इज 360, सॉरी 270, और यहाँ पर आ गया 360 डिग्री, ठीक है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो 0 से 90 हो रहा है, 90 से 180 हो रहा है, 180 से 270, और ये इंक्रीज कर रहा है। थीटा की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहे हो, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहे हो, सो 90 से 0 हो रहा है, ठीक है, 90 से 0 हो रहा है, 180 से 90 हो रहा है, तो क्लॉकवाइज में थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। इतनी क्लियर है? इतनी बात यहाँ तक सबको क्लियर है? सर्कुलर मोशन में यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं।
फिर मैं क्लास यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ और हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। मैम अभी तो नहीं। अरे बोलो बच्चों, कहाँ प्रॉब्लम है? अभी नहीं है? सब बच्चों को क्लियर है? नो मैम। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म कर रही हूँ। ठीक है, आप ये सब रिवाइज करके देखना, वीडियो आपको मिली जाएगी और नोट्स भी जो ये पीडीएफ में आपको भेज देती हूँ, और कल वाली तो मैंने भेज ही दी थी, उसका सॉल्यूशन भी मैं अलग से भेज देती हूँ विद क्वेश्चंस। एंड रिवाइज करना, और फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। ठीक है, मैम मैं चलो टैग कर फिर दूंगा, बाय बाय। कुछ क्वेश्चन हैं अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल टैग कर देना। ओके हाँ मैम। हाँ कर देना कर देना। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय मैम, गुड नाइट।